बमों की इज्जत बहुत कम हो गई है बंदरू, कसम से बहुत कम हो गई है। मार्केट में बमों की वैल्यू फुलझड़ियों से भी कम हो गई है। अच्छा, ऐसा कैसे हो गया शेखर? मुझे लगता है ऐसा इसलिए हो गया बंदरू क्योंकि देवेंद्र फडणवीस और नवाब मलिक जैसे नेताओं को मालूम ही नहीं है कि बम क्या चीज है, बम क्या बला है। उनके हाथों में कोई पटाखा थमा देता और कह देता है कि यह बम है, तो बस ये शुरू हो जाते हैं। इन दोनों नेताओं ने अपने बयानों से बमों की ऐसी किरकिरी कराई है, ऐसी किरकिरी कराई कि बस पूछिए मत। व्हाट अ बमा। एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा। नवाब मलिक कल सुबह अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम मुंबई में गिराएगा। आर्यन खान ड्रग्स केस का रायता किस तरह बिखर गया है ये तो आप सब जानते ही हैं और मैं भी कई बार बता चुका हूं। मूल मुद्दा तो कहीं पीछे छूट गया है। भाजपा के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक आपस में ही बम फोड़ा फोड़ी में लगे हुए हैं। वैसे उन्होंने एक दूसरे पर सचमुच का बम नहीं फोड़ा या फेंका, बस कुछ फूके हुए और फुस्सी बम एक दूसरे पर चला रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मेरा फला फला बम है, ये मेरा ठिकाना ठिकाना बम है। नवाब मलिक ने तो अपने फूके हुए कारतूस को हाइड्रोजन बम ही बता दिया। हद है। नवाब मलिक कल सुबह अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम मुंबई में गिराएगा। भाई ये तो सरासर नाइंसाफी थी, मतलब फडणवीस के साथ नहीं, हाइड्रोजन बम के साथ। असल मुद्दा भी बताओगे या तुम भी फुस्सी बम ही छोड़ते रहोगे शेखर सुमन? फुस्सी बम? अच्छा बेटा तू बाहर चलो, बताता हूं। बता रहा हूं। आपको याद होगा कि एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर अपने आरोपों की वेब सीरीज में नवाब मलिक ने एक ट्वीट करके यह आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री रहते समय देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी ने रिवर सॉन्ग नाम के जिस वीडियो में डांस किया था, दरअसल उसका फाइनेंस हेड एक ऐसा इंसान था जिस पर आगे चल के ड्रग्स का कारोबार करने का केस चला। इसी आरोप के जवाब में फडणवीस ने कहा था कि मैं देवेंद्र फडणवीस हूं, बम फोड़ दूंगा। एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा। इतना कहने के 3-4 दिनों के बाद फडणवीस ने कुछ फोड़ा भी, जिसमें अंडरवर्ल्ड की आवाजें आ रही थी और दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर का भी जिक्र था। जिनके साथ या दाऊद के आदमी के साथ उनकी फोटो चली, वो दाऊद के आदमी के साथ चली हुई फोटो में जो दाऊद का आदमी बताया जाता है वो है ये सलीम पटेल। सलीम पटेल हसीना पारकर के ड्राइवर भी थे, बॉडीगार्ड भी थे और फ्रंटमैन भी थे। यह सब सुनने के बाद नवाब मलिक ने ट्वीट किया कि मियां अब मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। मैं तो डर गया कि पता नहीं कितना खतरनाक होगा मलिक जी का ये हाइड्रोजन बम। कुछ लोग अंडरग्राउंड भी हो गए ताकि बम से होने वाले नुकसान से बच सकें, लेकिन मलिक साहब ने जो फोड़ा वो भी एक फुस पटाखा जैसा ही था और उससे भी अंडरवर्ल्ड जैसी कुछ मिमियाई आवाजें आ रही थी और रियाज भाटी का नाम भी सुनाई दे रहा था। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि रियाज भाटी कौन है? 29 अक्टूबर को सहार एयरपोर्ट पे जाली पासपोर्ट के साथ पकड़ा गया। पूरा शहर जानता था कि रियाज भाटी कौन है। डबल पासपोर्ट के साथ कोई व्यक्ति पकड़ लिया जाए और 2 दिन में छूट जाता है, इसके पीछे क्या खेल था? रियाज भाटी लगातार आपके साथ सभी कार्यक्रमों में क्यों नजर आता था? रियाज भाटी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में क्यों नजर आता था? आपके डिनर टेबल पे क्यों नजर आता था? इस तरह दोनों एक दूसरे के साथ अंडरवर्ल्ड का खेल खेलने में लग गए। इस खेल से लोगों का भरपूर मनोरंजन तो हुआ, लेकिन यह भी साफ हो गया कि दोनों अपने अपने पुराने पिटारे खोल के एक दूसरे को चिढ़ा भर रहे हैं और एक दूसरे पर बम नहीं कीचड़ फेंक रहे हैं। कीचड़। फडणवीस साहब को शायद इसका एहसास हो गया, इसलिए उन्होंने एक ट्वीट किया जिसका मतलब यह निकलता है कि अब वो कीचड़ की फेंका फेंकी के इस खेल में शामिल नहीं होंगे। और जहां तक मलिक साहब का सवाल है तो उन्होंने भी ट्वीट किया, लेकिन उसका मतलब था कि वो अभी भी नहीं थके। उनका ट्वीट आपको पढ़ के ही सुना देता हूं। रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू, सदा चले, थके न तू, रुके न तू, झुके न तू। इस ट्वीट से लगता है कि मलिक साहब अभी थके नहीं हैं और अभी और भी फेंकते रहेंगे। वैसे ये सब दोनों नेताओं के बीच पारिवारिक लड़ाई की तरह हो गई है, यानी हम दो तो आपके भी दो, ऐसा कुछ हो रहा है। अभी स्थिति यह है
कि नवाब मलिक की बेटी ने फडणवीस को मानहानि का नोटिस भेजा है, तो जवाब में फडणवीस जी की पत्नी ने भी नवाब मलिक को मानहानि का नोटिस भेज दिया है। कुल मिला के लगता है कि इस मुकदमेबाजी से दोनों तरफ से एक दूसरे को बैलेंस करने का खेल चल रहा है। यानी बम तो फटे नहीं, इसलिए चलो केस ही ठोक दो। और ड्रग्स वाले केस का क्या हुआ शेखू? अरे वो भी लफड़े में फंस गया है। दो एसआईटी बनी हुई हैं, एक एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वाली और दूसरी मुंबई पुलिस वाली। दोनों जांच कर रही है। एनसीबी के जांच अधिकारी ज्ञानेश्वर सिंह से जब एबीपी न्यूज ने बात की तो उन्होंने जांच के बारे में बताया कि वो सही दिशा में जा रही है। कुछ और गवाहों के स्टेटमेंट हुए हैं, हम लोगों ने बहुत सारे साक्ष्य जुटाए हैं और इंक्वायरी सही दिशा में बढ़ रही है। तो जांच, या ये कहें कि जांचें चल रही हैं, पता नहीं चल रही हैं या घिसट रही हैं। इस बीच आर्यन खान केस के मामले में दो पंचों किरण गोसावी और प्रभाकर साहिल के बीच व्हाट्सएप पे जो चैटी हुई थी उसमें भी कई सवाल पैदा हो गए थे। ये चैटी भी बड़ी दिलचस्प है और लगता है कि गोसावी एक सुपर कॉप की तरह सारे मामले में इन्वॉल्व था। उसकी शाहरुख खान के मैनेजर पूजा ददलानी से बात हुई या नहीं, दोनों के बीच 50 लाख का आदान प्रदान हुआ या नहीं, ये सब तो खैर जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल एनसीबी की ये पोल तो खुल ही गई कि किरण गोसावी जैसे शख्स वहां फोकट में ही माल काटते और कूटते थे।